प्रधानमंत्री ने पोस्ट बजट वेबिनार को किया संबोधित। कृषि को बताया भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़। कहा केंद्रीय बजट से ग्रामीण और कृषि परिवर्तन को मिलेगी नई गति। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में एडवांस कंप्यूटिंग एंड एप्लीकेशन पर 2 दिवसीय सम्मेलन का किया शुभारंभ। 8 देशों के शिक्षाविद और वैज्ञानिक हो रहे शामिल। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने महिला सशक्तिकरण की योजनाओं के क्रियान्वयन में झारखंड सरकार पर लगाया ढिलाई बरतने का आरोप। कहा सरकार में संकल्प शक्ति की कमी। और राज्य के कई जिलों में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज। दोपहर बाद छाएंगे बादल। कल से 10 मार्च तक हल्की बारिश के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ और देश के दीर्घकालिक विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। बजट के बाद आयोजित वेबिनार का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए लगातार कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का केंद्रीय बजट कृषि और ग्रामीण परिवर्तन को और भी गति प्रदान करता है। वेबिनार में किसान, मत्स्य और पशुपालक, कृषि स्टार्टअप और कृषि सहकारी क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने इसमें शिरकत की। उन्होंने कृषि उत्पादों के विविधीकरण और निर्यात योग्य हाई वैल्यू प्रोडक्ट उत्पाद करने की बात कही। हमारे पास डाइवर्स क्लाइमेट है, हमें इसका पूरा फायदा उठाना है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, उस विषय में हम बहुत समृद्ध हैं। इस साल का बजट इन सब बातों के लिए अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दिशा तय करता है और एक्सपोर्ट ट्रेंड को बढ़ावा देता है। बजट में हमने हाई वैल्यू एग्रीकल्चर पर फोकस किया है। नारियल, काजू, कोको, चंदन ऐसे उत्पादों के रीजनल स्पेसिफिक प्रमोशन की बात कही है। केरल के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो, तमिलनाडु के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो, इसलिए इस बार कोकोनट पर एक विशेष बल दिया गया है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में हमारे इन किसानों को मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ओडिशा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के क्रम में श्री शाह आज कटक में सीआईएसएफ के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रमुख संस्थानों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा से लेकर आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्यों में सीआईएसएफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गृह मंत्री ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। तिरुपति से पशुपति तक रेड कॉरिडोर का सपना देखने वालों को परास्त कर हमारे सुरक्षा बल अपना वर्चस्व स्थापित करने वाले हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सुरक्षा बलों की है। नरेंद्र मोदी सरकार का एक संकल्प कि 31/3/2026 को हम इस देश को नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे, और उसमें भी सीआईएसएफ का बहुत बड़ा योगदान है। उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो, सभी जगह पे सीआईएसएफ ने नक्सल अभियान के उन्मूलन में एक प्रकार से अपनी भूमिका निभाई है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची में एडवांस कंप्यूटिंग एंड एप्लीकेशन पर 2 दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। सम्मेलन में 8 देशों के शिक्षाविद और वैज्ञानिक शामिल हो रहे हैं। IETE
नई दिल्ली के चेयरमैन सुनील कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। सम्मेलन का आयोजन कंप्यूटर विज्ञान और तकनीकी विभाग एवं रामटहल चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ओर से किया गया है। दुनिया भारत के इनोवेशन की ओर देख रही है और भारत जिस तेज गति से हर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची की गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए झारखंड और ओडिशा से और 200 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ओडिशा और झारखंड से 200 और न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। ये नवनियुक्त न्यायिक अधिकारी लगभग 60 लाख लंबित मामलों की जांच करेंगे। प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के अनुसार इन्हें उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्वी और पश्चिमी बर्धमान, हावड़ा, हुगली, नादिया और बीरभूम जिलों में नियुक्त किया जाएगा। वर्तमान में लगभग 550 न्यायिक अधिकारी एसआईआर से संबंधित मामलों के निपटारे में लगे हुए हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए कई प्रशासनिक कदम उठाए जा रहे हैं और अब तक करीब 6 लाख मामलों का निपटारा हो चुका है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही महिला सशक्तिकरण की योजनाओं का लाभ झारखंड की महिलाओं को सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने इसके लिए राज्य सरकार की नीतिगत अस्पष्टता और इच्छा शक्ति की कमी को जिम्मेदार बताया है। सरकारी स्तर पर अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये समन्वय में परेशानी होती है और जो अपेक्षा है उस अपेक्षा के अनुरूप राज्य सरकार का सहयोग नहीं हो पाता। आज सक्षम 3 मिशन महिला बाल विकास विभाग में चलते हैं। सक्षम मिशन, सक्षम आंगनवाड़ी। सक्षम आंगनवाड़ी के माध्यम से ये हमारा है कि जो आंगनवाड़ी केंद्र है उसकी स्वीकृति मिली है तो सक्षम हो उसको हर तरह की सुविधाएं मिल सके। लेकिन जिस रफ्तार के साथ काम होना चाहिए राज्य सरकार उस रफ्तार के साथ नहीं कर रही है और बार बार कुछ ऐसी योजनाएं जिसको कि बार बार बताना पड़ता है लेकिन अपेक्षाकृत सहयोग नहीं मिल पाता। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शराब और बालू कारोबारी योगेंद्र तिवारी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी ओर से दायर सभी क्रिमिनल रिवीजन याचिकाएं खारिज कर दी हैं। हाईकोर्ट ने ईडी की विशेष अदालत के 21 अगस्त 2025 के आदेश को सही ठहराया है। हाईकोर्ट ने कहा कि डिस्चार्ज के स्तर पर साक्ष्यों की गहन जांच नहीं की जा सकती और यदि प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो ट्रायल चलना चाहिए। ईडी का आरोप है कि योगेंद्र तिवारी ने कंपनियों और सहयोगियों के नाम पर अवैध गतिविधियां संचालित की। रांची को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में रांची नगर निगम ने एक नई पहल की है। शहर में नॉन वोवन कैरी बैग उत्पादन यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव है। अटल स्मृति वेंडर मार्केट और नागा बाबा वेजिटेबल मार्केट में यह यूनिट लगाई जाएगी। इसके संचालन के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की टीम गठित की गई है। इससे जहां महिलाओं को रोजगार मिलेगा वहीं पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रव्यापी वीबी रामजी युवा डिजिटल अभियान आज से शुरू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय माय भारत के सहयोग से इस अभियान का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन अधिनियम 2025 के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय माय भारत के सहयोग से इस अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन अधिनियम 2025 के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। अभियान का लक्ष्य युवाओं के इस पहल को केंद्र में रखकर
वीडियो चुनौतियों और रचनात्मक प्रतियोगिताओं जैसी गतिविधियों से जोड़ना है ताकि इसे एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जन आंदोलन बनाया जा सके। इसके अंतर्गत 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर के शॉर्ट वीडियोस, रील या एनिमेटेड वीडियो प्रतियोगिता 7 सेकंड फॉर माई विलेज भी आज से शुरू की जा रही है। प्रतिभागी किसी भी भारतीय भाषा में 30 से 60 सेकंड का वीडियो बना सकते हैं और इसे माय भारत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। विजेताओं का चयन रचनात्मकता, मौलिकता, तकनीकी गुणवत्ता और विषय प्रासंगिकता के आधार पर किया जाएगा। प्रतियोगी माय भारत पोर्टल के माध्यम से प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। राज्य में कक्षा 9वीं बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो गई। इस परीक्षा में राज्य के करीब 4,15,000 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा के लिए 1200 से अधिक सेंटर बनाए गए हैं। वहीं स्कूलों को 8 से 18 मार्च तक आंतरिक मूल्यांकन के अंक जैक की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा की लिखित परीक्षा 22 मार्च को आयोजित की जाएगी। राज्य के विभिन्न जिलों में इसके लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल 1,48,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं जिन अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच लंबित है, उन्हें भी इसे पूरा करने का अंतिम अवसर दिया गया है। रांची के नामकुम थाना में पुलिस हिरासत में बंद एक आरोपी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आरोपी पर 12 वर्षीय बच्चे के अपहरण और हत्या का आरोप था। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक ने एक एएसआई समेत 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है, जबकि थाना प्रभारी के निलंबन की अनुशंसा की गई है। पूरे मामले की जांच का जिम्मा बुंडू थाना प्रभारी को सौंपा गया है। निर्यात के मोर्चे पर भारत के कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। साल 2025 निर्यात के मोर्चे पर भारत के लिए ऐतिहासिक रहा। वस्तु और सेवा निर्यात में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज हुई और लगभग हर क्षेत्र में रिकॉर्ड वृद्धि देखने को मिली। साल दर साल भारत निर्यात के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में शुमार होता जा रहा है। इस सिलसिले में वर्ष 2025 एक ऐतिहासिक उपलब्धियों वाला साल साबित हुआ। इस साल देश ने वस्तु और सेवाओं के निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की। सरकार की व्यापार सुधार नीतियों ने निर्यातकों के लिए नए रास्ते खोले हैं। दुनिया के अनेक देशों को हो रहे निर्यात में वृद्धि से न सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़े हैं, बल्कि इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को नए आयाम तक पहुंचाया है। इस कड़ी में भारत और यूएई की बात करें तो दोनों देशों ने 2023-24 में अपने गैर तेल निर्यात में 27.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की। CEPA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के लागू होने के बाद से ये निर्यात औसतन 25.6% की दर से बढ़ा है। इस अवधि में विद्युत मशीनरी, बॉयलर, जनरेटर और रिएक्टर जैसे हल्के और उच्च तकनीकी सामानों के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन क्षेत्रों में भी प्रमुखता से निर्यात हुए। स्मार्टफोन निर्यात में भी काफी बढ़ोतरी हुई, जिसमें यूएई को 2.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया गया। भारत का गल्फ सहयोग परिषद के देशों के साथ भी बड़ी व्यापारिक साझेदारी है। जीसीसी के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2024-25 में 178.56 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले 5 वर्षों से लगातार बढ़ रहा है और इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 15.3% रही है। जीसीसी को निर्यात हुए वस्तुओं में इंजीनियरिंग सामग्री, चावल, वस्त्र, रत्न और आभूषण शामिल हैं। जीसीसी के अलावा भारत से न्यूजीलैंड को भी निर्यात लगातार बढ़ा है। 2024-25 में इसमें 32% की वृद्धि दर्ज हुई और ये बढ़कर 711 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। इससे पहले 2024 में भारत ने न्यूजीलैंड को सेवा क्षेत्र में 634 मिलियन डॉलर का निर्यात किया था। इसमें यात्रा, आईटी और व्यावसायिक सेवाएं शामिल हैं। ओमान के साथ भी भारत का निर्यात 2024-25 में
4.06 अरब डॉलर का रहा, जबकि 2023 में भारत ने सेवा क्षेत्र में 617 मिलियन डॉलर का निर्यात किया। इसमें दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं, परिवहन और यात्रा सेवाएं प्रमुख रहीं। इन सब के बीच भारत ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार भी लगातार तेजी से बढ़ रहा है। भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार 2024 में करीब 43 अरब पाउंड रहा, जिसमें आयात लगभग 17 अरब पाउंड और निर्यात करीब 26 अरब पाउंड था। आर्थिक क्षेत्र में भारत के लगातार बढ़ते निर्यात ने वैश्विक मंच पर भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजार में एक मजबूत पहचान दिलाई है। ये भारत की राजनीतिक स्थिरता और दूरदर्शी नीतियों का परिणाम है। ब्यूरो रिपोर्ट। रामनवमी और वासंतिक नवरात्र को लेकर शहर में धार्मिक उत्साह बढ़ने लगा है। इस बार रामनवमी से पहले 10, 17 और 24 मार्च को मंगलवारी जुलूस निकाले जाएंगे। वहीं कलश स्थापना के साथ ही 19 मार्च से वासंतिक नवरात्र की शुरुआत होगी, जबकि 26 मार्च को महाअष्टमी की झांकी निकलेगी और 27 मार्च को पूरे विधि विधान के साथ रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा। इसे लेकर मंदिरों और पूजा पंडालों में तैयारियां तेज हो गई हैं। मारवाड़ी समाज का पारंपरिक और आस्था से जुड़ा 16 दिवसीय गणगौर महोत्सव शुरू हो गया है। इस दौरान महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती यानी ईश्वर गौरा की पूजा कर दाम्पत्य सुख और परिवार की समृद्धि की कामना करती है। नवविवाहित महिलाओं के लिए यह पर्व विशेष महत्व रखता है। रांची में भी गणगौर को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है और विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। T20 विश्व कप के फाइनल में भारत पहुंच गया है। कल मुंबई में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 7 रनों से पराजित किया। 8 मार्च को फाइनल में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। टीम इंडिया ने दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 7 रन से हराया। अब भारत 8 मार्च को अहमदाबाद में न्यूजीलैंड से फाइनल मुकाबला खेलेगा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। टीम इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 253 रन बनाए। 254 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 246 रन ही बना सकी। भारत की ओर से संजू सैमसन ने 89 रन की पारी खेली। वे प्लेयर ऑफ द मैच रहे। भारत के T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचने पर प्रशंसकों में खासा उत्साह है। कल इंग्लैंड के खिलाफ हुए रोमांचक जीत के बाद प्रशंसक और उत्साहित हो गए हैं। रिपीट करने और हिस्ट्री को डिफीट करने के लिए टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार है। कल के रोमांचक सेमीफाइनल में संजू सैमसन की अच्छी बल्लेबाजी और बुमराह की अच्छी गेंदबाजी के बदौलत और अक्षर पटेल के कुछ अच्छे बेहतरीन कैच के बदौलत टीम इंडिया फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। आज हम हैं मोराबादी स्थित ऑक्सीजन पार्क में, जहां पे हम भावी क्रिकेटरों से जानेंगे कि कल के मैच को लेकर उनके क्या अनुभव है और फाइनल में जब इंडिया प्रवेश की है तो उनके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो शिव जी, कल का मैच में संजू सैमसन ने अच्छी पारी खेली, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? संजू सैमसन लास्ट 2 मैच से अच्छा कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि फाइनल में भी अच्छा करे, तो हो सके इंडिया फाइनल भी जीते और पिछली साल की बात इस बार भी जीते इंडिया। कल के मैच में हमने देखा कि बुमराह की भी जो डेथ ओवर में बॉलिंग रही, उनको तो ऐसे भी यॉर्कर स्पेशलिस्ट कहा जाता है, उन्होंने अच्छे यॉर्कर डाले कल और मैच में वो बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट रहा, जहाँ से भारत ऐसा कह सकते हैं कि हम वहीं से ही वो अपना जीत सुनिश्चित कर लिया था। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बुमराह बहुत इम्पैक्टफुल बॉलर रहे हैं और जहां उनका जरूरत पड़ता है वहां वो अच्छा करके निकालते हैं, बहुत कम रन देते हैं, तो उसके कारण इंडिया को बहुत फ़र्क पड़ जाता है कि रन बचाने में बहुत आसानी होता है, तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है बुमराह का। हमने देखा कि इंग्लैंड की तरफ से भी जैकब बेथल ने बहुत अच्छी पारी खेली। सिर्फ वो 22 साल के हैं और सेंचुरी जड़ा उन्होंने इंग्लैंड को जिताने की बहुत कोशिश की परंतु नहीं जिता पाए। इसके बारे में आपका क्या कहना है, कैसा देखते हैं आप इसको?
उनके साथ अगर कोई और एक अच्छा पार्टनरशिप कर देता तो हो सकता है इंग्लैंड जीत जाता, लेकिन वो अकेले बहुत लास्ट तक लेके मैच गए थे, तो बहुत अच्छा बैटिंग रहा था उनका, लेकिन फिर भी जिता नहीं पाए, तो कोई बात नहीं, लेकिन उनका बैटिंग बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा इनिंग खेले थे वो। अभी टीम इंडिया जो है वो फाइनल में प्रवेश कर चुका है, तो क्या लगता है आपको कि न्यूजीलैंड के सामने हमारे ऐसे तो आईसीसी टूर्नामेंट में अच्छे रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन क्या लगता है कि इस बार क्या इंडिया फाइनल में न्यूजीलैंड को हरा पाएगी? आपको क्या लगता है इसके बारे में? कुछ भी हो, हम तो चाहेंगे कि इंडिया जीते, और हो सकता है इस बार मैच लेकिन बहुत अच्छा होने वाला फाइनल, तो हम चाहेंगे कि इंडिया जीते। सारे प्लेयर अच्छा कर रहे हैं, अभी फील्डिंग भी अच्छा कर रहे हैं, बॉलिंग भी अच्छा हो रहा है, बैटिंग भी अच्छा हो रहा है, तो उम्मीद है कि इंडिया जीतेगी फाइनल। क्या आप सबको भी लगता है कि इंडिया इस बार फाइनल जीतेगी और ट्रॉफी उठाएगी इस बार? जिस तरह से पिछले साल से देखा जा रहा है, तो पिछले साल भी वर्ल्ड कप इंडिया उठा चुकी थी T20 का, तो इसी प्रकार जैसा परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग तो इंडिया जीतना चाहिए और जीतेगा ही। जैसा उनका जो पिछले मैच में देखा जा रहा है, हमने पिछले लास्ट मैच में भी देखा हमने कि संजू सैमसन अच्छे रन में चेस कर रहे हैं, उन्होंने टीम को लीड किया अच्छा से, तो जीतेगा ही ऑफकोर्स, इसमें कोई ये शक नहीं है। तो जैसा कि सुना आपने कि इनको पूरा भरोसा है कि इस बार टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप का ट्रॉफी फिर से एक बार उठाने वाली है। सहयोगी सौरभ के साथ मैं सूरज कुमार, DD न्यूज़ झारखंड। और अब बात मौसम की। झारखंड के मौसम में आज से एक बार फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने कल से 10 मार्च के बीच राज्य के कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। वहीं 9 मार्च को कुछ जगहों पर बारिश के साथ वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 6 मार्च से झारखंड के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। इस दौरान बादल छाने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस अवधि में दिन और रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। हाल जो है झारखंड में मौसम गर्म की तरफ रुख कर रहा है। दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और खास के 6 फरवरी से मौसम में विशेष बदलाव देखने को मिलेगा। 6 मार्च, 7 मार्च, 8 और 9 मार्च को, अगले 5 दिन की बात किया जाए तो इसमें आपको झारखंड का मौसम बदला हुआ देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिक सतीश चंद्र मंडल ने बताया कि मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बनने के कारण प्री मानसून बारिश होना सामान्य प्रक्रिया है और इसी कारण मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। ये प्री मानसून का पीरियड अब शुरू हो गया है। प्री मानसून मार्च, अप्रैल, मई, और ये नॉर्वेस्टर का पीरियड भी माना जाता है, हिंदी में से काल वैसाखी भी बोलते हैं। और इस समय तापमान बढ़ जाता है। बे ऑफ बंगाल से मतलब कुछ ऐसी स्थिति बनती है कि लोअर लेवल से मॉइस्चर लैंड की तरफ मिलने लगता है और इसलिए जो कन्वेक्टिव एक्टिविटी मतलब गर्जन, बादल का गर्जन और वज्रपात, ये सब एक्टिविटी इस प्री मानसून पीरियड में देखने को मिलता है। तो ये बदलाव अचानक नहीं है, ये समय के साथ ये नॉर्मल पैटर्न है इसका। उन्होंने यह भी कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज का असर देखा जा रहा है और भारत के साथ झारखंड भी इससे अछूता नहीं है, जिसके चलते मौसम के पैटर्न में बदलाव देखने को मिल रहा है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट जितने हैं, एक्सट्रीम उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है और ये सब ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण हुई है। तो झारखंड भी, राज्य भी इससे अछूता नहीं है और आपको देखने का मिलेगा कि ये थोड़ा सा अर्ली जरूर है। अभी तापमान जो है सामान्य से 2-3 डिग्री ऊपर चल रहा है, तो ये जरूर है, ये हकीकत है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में झारखंड के कई जिलों में बारिश और वज्रपात की संभावना बनी हुई है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के मिजाज में ऐसे बदलाव अब लगातार देखने को मिल रहे हैं। DD न्यूज़ के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 6 मार्च साल 1957 को घाना देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता से पूर्व घाना ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था। घाना गिनी के खाड़ी पर स्थित पश्चिमी अफ्रीका का एक प्रजातंत्र देश है। यहाँ रहने वाले निवासी मुख्यतः निग्रो जाति के हैं।
अक्रा घाना की राजधानी होने के साथ ही इस देश का सबसे बड़ा शहर है। इस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पश्चिम में आइवरी कोस्ट, उत्तर में बुर्किना फासो और पूर्व में टोगो से मिलती हैं। घाना शब्द का अर्थ है लड़ाकू राजा। घाना को गोल्ड कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ अंकोबरा और वोल्टा नदियों के किनारे अधिक मात्रा में की गई सोने की खोज के कारण इस देश को गोल्ड कोस्ट कहा गया। समाचार के सेगमेंट में देखते हैं ताइवान के लालटेन महोत्सव की झलकियां। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News झारखंड, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज़ पर भी देख और सुन सकते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने पोस्ट बजट वेबिनार को किया संबोधित, कृषि को बताया भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़। कहा केंद्रीय बजट से ग्रामीण और कृषि परिवर्तन को मिलेगी नई गति। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में एडवांस कंप्यूटिंग एंड एप्लीकेशन पर 2 दिवसीय सम्मेलन का किया शुभारंभ। 8 देशों के शिक्षाविद और वैज्ञानिक हो रहे शामिल। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने महिला सशक्तिकरण की योजनाओं के क्रियान्वयन में झारखंड सरकार पर लगाया ढिलाई बरतने का आरोप। कहा सरकार में संकल्प शक्ति की कमी। और राज्य के कई जिलों में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज, दोपहर बाद छाएंगे बादल। कल से 10 मार्च तक हल्की बारिश के आसार।